सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को, बंधुओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल चाल? एकदम दुरुस्त है हालचाल। वैसे भी सखियों की महफिल में जब हम आते हैं इस मंच पर माइक्रोफोन के सामने तो एकदम दुरुस्त हो जाता है हालचाल। और हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। भाई, सवाल पूछते हैं ना ममता जी, जब तो डर जाती हैं? बहुत डर लगता है कि क्या ऐसा सवाल होगा। बस डर खत्म हो इसीलिए तो सवाल पूछ रही हूँ। अच्छा? डरना नहीं चाहिए। अभी स्त्री काल है, स्त्रियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है भाई। उन्हें तो शक्ति की जरूरत है, मानसिक शक्ति की, शारीरिक शक्ति की। और हमारी जो सखियां हैं और शक्ति के मामले में भी आगे बढ़ रही हैं। अब आप समझ गई होंगी कि हमने ये शक्ति की बात क्यों की। पता चल चुका है, पर अब सवाल नहीं पूछिए आपने। सवाल हम ये पूछ रहे थे कि आप अपनी ताकत को, पावर को बढ़ाने के लिए क्या करती हैं? कुछ एक्सरसाइज? बहुत कुछ करती हूँ। देखिए, हम लोग रेडियो से जुड़े हैं, तो रेडियो पर बार बार बहुत सारी हमारी विशेष सखी विशेष में जो आती है, इंटरव्यू के माध्यम से हमें बताती है कि अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखना। आप कैसे रखती हैं, बताइए? भाई, मैं तो डाइट का ख्याल रखती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, घूमने जाती हूँ और ऊर्जावान रहने का प्रयास करती हूँ। और बस छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाओ, इसकी कोशिश रहती है। जी, बिल्कुल सही बात है। और बहुत जरूरी है एक्सरसाइज और मतलब पावर पैदा करने वाली एक्सरसाइज आजकल बहुत जरूरत है। क्योंकि एक चलन और है, जिम जाती हैं महिलाएं और जिम में जो बड़ी बड़ी वेट लिफ्टिंग की मशीनें होती हैं उससे भी अपनी ताकत को आजमाती हैं। लेकिन हाँ, बिना किसी ट्रेनर के न जाएं। अब हम इतनी सारी बातें इसलिए कर रहे हैं कि हमारी एक सखी हैं पावर लिफ्टर डॉक्टर शर्वरी इनामदार। इन्होंने बहुत सारी जानकारी इस संदर्भ में दी है। क्या जानकारी दी है ये हम सुनेंगे थोड़ी देर बाद। मतलब सखी सहेली के आज के इस कार्यक्रम में आपसे बातचीत की है अपनी सखी नेहा शर्मा ने। तो ये बातचीत हम अपने सखियों को सुनवाएंगे। और क्या सुनवाएंगे? मुझे कुछ कहना है। ये श्रोताओं का सेगमेंट है। इसमें हमने श्रोताओं से सवाल किया है कि भाई, महिलाओं का सम्मान तो बहुत सारे सखियों ने, बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे, बहुत सुंदर अंदाज में सटीक ढंग से उसका रिप्लाई दिया है। पर मैं सखियों से और सखाओं से भी पूछूंगी कि आप कैसे सम्मान देते हैं, या फिर अगर आप महिला है तो किस तरह का सम्मान आप पाना चाहती है, यानी सम्मान की परिभाषा आपके जहन में क्या है? और सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, क्रियान्वित करना चाहिए। सम्मान अपने घर में जो आपकी पत्नी है, माँ है, बेटी है, लड़की है और जो सहायिका आती है काम करने वाली, सम्मान हर महिला के प्रति होना चाहिए। और घर के बाहर तो सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कई बार मजबूरीवश, कई बार शिष्टाचार में। लेकिन घर में अगर आप सम्मान की भावना रखते हैं तब ये बड़ी बात है। तो इस संदर्भ में हमारी जो सखियां हैं और हमारे सखा हैं अपने विचार साझा करेंगे। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करके विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और एक बहुत जरूरी मुद्दा, पानी की बचत। क्योंकि इतनी गर्मी पड़ने लग गई है तो तालाब सूखने लग गए हैं, नदियां सूखने लग गई हैं। तो आप कैसे करते हैं पानी की बचत, ये भी बताएं हमें। मैसेज लिखकर जरूर हमें बताएं। और अब सुने ये गाना। की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ओ पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए।
की मद भरी आंखों में हो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ फिर खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए, हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। दिल तो देते हैं लेते हैं लोग कई बार, दिल तो देते हैं लेते हैं लोग कई बार, हुआ क्या किसी से किया था तुमने प्यार, यादों को छोड़ दे वादों को तोड़ दे। अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला। भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल, भूला ना मेरे दिल को कभी जिसका ख्याल, हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम, ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम। बातों से ये जख्म में जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओई लो तारारारू, ओई लो तारारारू, ला 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 हीरा हीरा ला 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 ला। ला 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 ला। तो सोनाली, इस गाने के बाद हम चर्चा करना चाहते हैं महिलाओं के सम्मान के बारे में, जो जी। हमने अपने श्रोताओं से आह्वान किया कि वो अपनी टिप्पणी साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर। तो बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक बात याद दिलाना चाहते हैं उन्हें कि महिलाओं का सम्मान देना अपने घर से शुरू होता है। अपने ही देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया था। अंतरिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाली कल्पना चावला ने यह सिद्ध किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। ऐसे अनेक एग्जाम्पल है, उदाहरण है, जो ये शो करते हैं कि यदि अवसर मिले तो महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर
महिलाएं पुरुष बराबर से काम करते हैं, और हम तो ये कहते हैं कि महिलाएं ज्यादा मन से करती हैं काम, अच्छे से करती हैं, लेकिन वहां भी पुरुषों की जो आंखें हैं वो तंजिया होती है कि अरे ये क्या करेंगे। खास तौर से फौज में या नेवी में आपने ये बात सुनी होगी, और इस पर एक फिल्म भी आई थी गुंजन सक्सेना, जिसमें ये बाकायदा वो लड़की इसी बात से पूरी फिल्म में फाइट करती रह जाती है कि अपने को किस तरह से वो प्रूव करे। हर क्षेत्र में या फिर हर जगह पर कह लीजिए ना, महिलाओं को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ममता जी, मुझे थोड़ा पुराना जमाना याद आ रहा है कि रास्ते से जब महिलाएं गुजरती थी और किसी का वजन ज्यादा हो तो उनके वजन को लेकर भी कितने ताने कसे जाते हैं कि ऐसे कहा जाता था कि भाई किस चक्की का आटा खाती है, फिर कोई कहता था 100 से ऊपर तो होगी, कोई कहता 100 से क्या होगा, 120 होगी, 150 होगी, इस तरह से। अब उनकी परेशानियां उन्हें मालूम है कि क्या उन्हें थायराइड से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा भी महिलाओं की सुंदरता को लेकर, उसके फीचर्स को लेकर, रंग को लेकर, काला या गोरा रंग, ये जो ताने मारना, फप्तियां कसना, खासकर कॉलेज के सामने झुंड के झुंड ऐसे खड़े रहते थे पुरुषों के, और वो महिलाओं की हर चीज पर उनको नुक्स निकालना है कि देखो अगर किसी ने फैशनेबल कपड़े पहने तो उनके कपड़े पहनावे के ऊपर से उनको ताने मारे जाते थे। ये सब बातें है ना, ये महिलाओं का बहुत मानसिक उन्हें तकलीफें देती है। और ये बातें, ऐसी बातें उस जमाने की बात है कि घर में भी इस विषय पर हम खुलकर चर्चा नहीं कर सकते थे, पर बदलते समय के अनुसार अब हमें बच्चों को ये सिखाना है कि भाई हर महिला का हमें सम्मान करना चाहिए। उनके रंग रूप को लेकर, उनके वजन को लेकर हमें ताने मारना, फप्तियां कसना, ये बात ठीक नहीं है। अभी भी सोनाली, बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि जहां भाई बहन है तो जो घरेलू काम है, रसोई के काम है या और साफ सफाई के काम है, झाड़ू लगाना या डस्टिंग करना, टेबल पोंछ देना, तो मैंने कई घरों में देखा है कि भाई अपनी बहन से कहता है ये तो तेरा काम है, तू कर। तो उस समय माँ चुप रह जाती है, माँ या पिता चुप रह जाते हैं। वहीं से शुरुआत होती है सम्मान न करने की। वहीं पर टोकना चाहिए कि बराबर आपका भी काम है, आपकी भी उतनी जिम्मेदारी जितनी की आपकी बहन की। अब देखिए ना, एक हमारे श्रोता ने बड़ी जरूरी बात लिखी है। इन्होंने लिखा है कि अगर सही अर्थ में महिलाओं का सम्मान करना है तो गालियां देने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी गालियां दी जाती हैं वो ज्यादातर माँ बहनों के नाम से होती हैं। जब कोई भी गाली देता है तो महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। महिला किसी भी जाति, धर्म, देश या दुश्मन की हो, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि के निर्माता महिला है और हमारी संस्कृति महिलाओं का सम्मान करने की है। ये संस्कारों वाली बात है ममता जी, कि घर में जैसे संस्कार होते हैं ना, कि जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़े बुजुर्गों से ही सीखते हैं, तो बच्चों के सामने अगर हम इस तरह की हरकतें करेंगे तो बच्चे वही सीखते हैं। तो घर से शुरुआत करना है हमें, और अगर बाहर से कहीं बच्चा सीख के आ गया और इस तरह की गाली दे रहा है तो हमें तुरंत उसे डांटना है, तुरंत उसे सजा देना चाहिए। और भी मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। रेडियो, टेलीविजन, बड़ा पर्दा, फिल्मी दुनिया, यहाँ भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे सीरीज होते हैं, वेब सीरीज और कहानियां होती है जहाँ पर गालियों के प्रयोग से बात कही जाती है। ये बहुत फैशन हो गया है। हाँ, तो उसको अवॉइड भी किया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं बच्चे भी सुन रहे होते हैं, तो वो सुनते हैं, फिर ये जहन में बात बन जाती है कि अगर आपको गुस्सा है तो आप गाली दो। सबसे पहले गाली से ही अपना गुस्सा निकालना है, ऐसा नहीं है। आप बिना गाली के भी संवाद कर सकते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं ममता जी कि जहां महिलाओं का आदर होता है वहां परिवार और समाज दोनों खुशहाल रहते हैं। महिलाओं का सम्मान करने के कुछ सरल तरीके हैं। सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना, उनकी भावनाओं और विचारों को महत्व देना, समान अधिकार और अवसर देना, उनकी सुरक्षा और गरिमा का ख्याल रखना, घर और समाज में समान भागीदारी देना। हमारी संस्कृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। तो बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक महिला, वो चाहे बेटी हो, पत्नी हो या फिर बहन, मित्र, चाहे जो रिश्ता हो, बहुत ईमानदारी से सभी तरह के काम कर सकती है और अपनी थकान, कष्ट, दर्द को छुपा लेती है। पर जहां उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो बिफर उठती है। काम तो सब कर देगी पर मन में कड़वाहट हो जाती है। अब दरअसल जमाना बदल भी रहा है। अब अगर हम शहरों की ओर क्या गाँव की ओर भी रुख करें तो ये पाते हैं कि महिलाएं अपने सम्मान के लिए लड़ती हैं, फाइट भी करती हैं।
हालांकि इस पर भी पुरुष वर्ग प्रश्न चिन्ह उठाता है, उसे अलग अलग नाम दे देता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या चंडी का रूप वगैरह वगैरह, और भी गालियों से भी स्वागत करते हैं। तो जब एक पुरुष अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ पड़ता है, तो एक महिला अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ती है, संघर्ष करती है, तो फिर उन्हें गाली का शिकार क्यों होना पड़े? ये बहुत सोचने वाली बात है। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है ममता जी कि महिलाओं का सम्मान ये एक सभ्य समाज की नींव है, जिसमें उनके अधिकारों, गरिमा और स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है। सम्मान का अर्थ है विचारों की कदर, समानता, बिना भेदभाव व्यवहार और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये एक सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक हर स्तर पर जरूरी है। महिलाओं को अपने जीवन, कैरियर और शिक्षा के फैसले लेने की आजादी दे, घर और कार्यस्थल पर पुरुषों के समान अधिकार और अवसर देकर सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। हर महिला को नारी तो नारायणी भी कह सकते हैं, क्योंकि नौकरी या कोई जॉब करते हुए पूरे परिवार को 24 घंटे वे संभालती है। वो बिना वेतन, बिना छुट्टी, कंधे से कंधा मिलाकर परिवार के साथ खड़ी रहती है। बिल्कुल, लेकिन अब साथ में ये भी जोड़ना जरूरी है कि दफ्तर हो, चाहे घर हो या सार्वजनिक स्थल हो, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए बहुत सारे कानून बन गए हैं। अगर महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ होती है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तो वो कतई न बर्दाश्त करें, बल्कि कानून का सहारा भी ले सकती हैं। इस समय हमें क्या करना है बताइए? गाना सुनते हैं ये गाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, कजरारे माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन। कहाँ खो गई सोनाली जी? लगता है श्रोताओं की टिप्पणियां खोज रही हैं कि कितनी ज्यादा से ज्यादा टिप्पणी पढ़ दी जाए। बिल्कुल, है ना? हाँ, हमारे एक साथी ने लिखा है कि महिलाओं का सम्मान करना हमारी संस्कृति और सभ्यता का सबसे बड़ा गुण है। जिस घर और समाज में महिलाओं को आदर मिलता है, वहाँ हमेशा खुशहाली, शांति और प्रगति रहती है। महिलाएं केवल परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की आधारशिला होती है।
एक हमारे साथी ने बात लिखी है। बिल्कुल सही बात तो लिखी है कि अगर घर में महिलाओं को रिस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि बदले में वो भी सम्मान देती है। हालांकि बदले की भावना नहीं होती उनमें, वो तो ऐसे ही सम्मान बांटती है वो तो बस। हाँ, प्यार बांटने वाली ही होती है ज्यादातर, लेकिन अब समय बदल रहा है। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है कि भी आपका जो डिस्कशन चल रहा है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आगे हमें पानी की बचत कैसे करना है वो भी सुनने की बहुत इच्छा है। वैसे इसी बात पर एक सखी ने लिखा है कि महिलाओं का सम्मान किसी से भी, किसी का भी सम्मान किसी भी तरह जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता। सम्मान वास्तव में अर्जित किया जाता है, जो चाहे स्त्री हो या पुरुष। महिलाओं को उनका सौम्य, सरल और व्यक्तित्व सम्मान दिलाता है। व्यवहार और आचरण में महिलाएं शिष्टता रखे, बोली में मिठास और धैर्य रखने से उनको सहज सम्मान मिलता है और अंत में उनके परिधान पर भी सम्मान प्रभावित होता है। छोटे और कम वस्त्र पहनने से उनको कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है, ये इनका कहना है। ये अपनी अपनी चॉइस है सोनाली। हम यहाँ पर कोई भी टीका टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अब कपड़ों की पसंद नापसंद खुद की होती है। अगर हम पुरुषों के कपड़ों पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकते तो स्त्रियों के पुरुष कपड़ों पर भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पोशाक जो हमें खुद को पहनने में नहीं अच्छा लगता लेकिन दूसरों पर फपता है, खिलता है, तो उसमें हमें वो निजी हो जाता है, तो उस पर हमें आक्षेप नहीं करना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि महिलाओं का आदर करना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरा समाज महिलाओं पर निर्भर करता है। और एक श्रोता ने भी ये बात लिखी है कि सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है। जिस घर में समाज में महिलाओं को आदर मिलता है वहाँ हमेशा खुशहाली और शांति बनी रहती है। दरअसल सोनाली, महिलाओं का सम्मान करना किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है। अब अभी तक ये समय ऐसा है कि हम जहाँ इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हम ये इस भेद से ऊपर उठ जाएंगे और इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। ये अपने आप से बराबरी का भाव आ जाएगा क्योंकि जब इसमें बहुत सारी बातें भी शामिल हैं। जब महिला एक लड़की पैदा होती है तो उसकी पैदा होती है उसकी शादी तय कर दी जाती है बिना उससे पूछे, बिना उससे परमिशन लिए, और बाल विवाह है, दहेज प्रथा है और इस तरह की कुरीतियां हैं। इस सब को समाज से जब हम दूर करेंगे तब सम्मान वाली बातें आएगी। आज भी ये प्रथा है उत्तर भारत की ओर, बिहार की ओर, कि लड़कियां चाय में ट्रे लेकर आती हैं और लड़के वाले देखने आते हैं। तो ये जो नुमाइश लगती है, तो इससे लड़कियों को भी थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हालांकि घर वाले अब ये कहने लगे हैं कि आप को नहीं देखने आ रहे हैं बल्कि आप एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं दोनों, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अभी ये व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था से दूर होना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात है शिक्षा। बच्चियों को, लड़कियों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले शादी से पहले अपने पैरों पर खड़े होना जरूरी है क्योंकि क्या होता है ना कि शादी के बाद भले ही पढ़ी लिखी है वो महिला, पर अगर कुछ ऐसी विकट परिस्थिति आ गई और तब उन्हें वो टूट सी जाती है, बिखर सी जाती है, तो माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चियों को पहले उन्हें स्वावलंबी बनाना है आर्थिक रूप से, तभी ये है ना बहुत सारा बदलाव होगा। हमारे एक साथी ने लिखा है, ममता जी, महिलाएं जीवन को जन्म देती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, परिवार में संस्कारों का संचार करती है। आज के समय में महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और व्यापार जैसे हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। इसके बावजूद कई जगह उन्हें भेदभाव, हिंसा और असमानता का सामना करना पड़ता है। महिलाओं का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से होना चाहिए। उन्हें समान अवसर, शिक्षा और सुरक्षा देना हर व्यक्ति और समाज की जिम्मेदारी है। हमें बचपन से ही ये सीखना चाहिए कि महिलाओं के साथ शालीनता और सम्मान से व्यवहार करें। जब महिलाएं सुरक्षित और सम्मानित होगी तभी समाज वास्तव में उन्नत और समृद्ध बन सकेगा। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना हम सभी की नैतिक हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो अब एक गाना सुन लेते हैं क्योंकि आगे हमें जो पावर लिफ्टर की बात की है डॉक्टर शर्वरी इनामदार, इनसे बातचीत सुनवानी है, तो पहले एक गाना सुन लेते हैं। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले।
आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। बोलती है आज आंखें कुछ भी न आज तुम, कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको। एक बार मेरे लिए कह दो खन के लाल होठों के प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारें, तुमको पुकारें। कह दो बहारों से आई है, उन तक उठ कर हम नहीं जाने वाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे। और अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस कार्यक्रम में। एक बेमिसाल लेखक जिन्होंने लिखी कहानियां, नाटक, उपन्यास, यहाँ तक कि फिल्में भी। असगर वजाहत। हमारी जो माँ थी उनको उर्दू के क्लासिक्स पढ़ने की बड़ी दिलचस्पी थी, तो वो पढ़ते पढ़ते कभी हंसने लगी। तो हम लोग क्या पढ़ा बताओ बताओ। यादें बचपन की, जवानी की आवारगी। एक बार जब इम्तिहान नजदीक था, बैठे तो देखा कि पढ़ा हमने है नहीं, अटेंडेंस हमारी शॉर्ट है। जो हमने किताबें खरीदी थी शुरू में, उनको चल के बाजार में बेच दिया जाए और उनसे हम फिल्म देखें जाए जाकर, और खाना खाया जाए और घर की ट्रेन पकड़ लें। यायावरी के किस्से। यूरोप में एक जगह है जिसको कहते हैं मरामरोश, जहाँ मैं गया। नॉर्थ ईस्ट की हर स्टेट में गया मैं, तो इस तरह के तजुर्बे कारामद होते हैं, बहुत अच्छे। बातें
फिल्मों की। हमारे दोस्त मुजफ्फर अली गमन फिल्म बनाना चाहते थे, केतन मेहता उनके साथ थे, तो मैं और केतन मेहता स्क्रिप्ट लिखते थे बैठ करके। सीने में जलन। एक दिलचस्प बातचीत जाने माने लेखक असगर वजाहत से 11 मार्च शाम 4 बजे और 12 मार्च सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और अब पानी की बचत की बातें हमें करनी है। पानी की बचत की बातें करने से पहले एक जिस मुद्दे पर हमने कहा था, वादा किया था सोनाली कि हम अपने सखियों को जानकारी देंगे, इसके लिए हम अपनी मेहमान सखी को भी आमंत्रित किया है। वो है पावर लिफ्टर डॉक्टर शर्वरी इनामदार। आपसे बातचीत की है नेहा शर्मा ने, तो सुनते हैं वो बातचीत। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एक सशक्त महिला, देश विदेश के कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त कर चुकी वर्ल्ड चैंपियन पावर लिफ्टर डॉक्टर शर्वरी इनामदार। तो शर्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नेहा जी। तो शर्वरी जी, आप ये बताइए कि अपने करियर में ये जो पावर लिफ्टर हैं आप, शुरुआत कैसे की आपने? कहानी तो लंबी है जी, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत वीक चाइल्ड रही हूँ जी। तो पावर लिफ्टिंग का दूर दूर से मेरा कोई संबंध नहीं था। लेकिन शादी के बाद जब बच्चे बड़े हो गए तो मेरे हस्बैंड जो है उनको जिम का बहुत शौक है जी। वो बोले कि अभी आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है तो क्लिनिक जाने से पहले आप मेरे साथ जिम चलो। तो मैंने उनको बताया कि वो जो दूसरे को पैसे देके उनका वजन उठाने के लिए तो मैं नहीं आऊंगी जिम में जी। तो वो जो इंडोर साइकिलिंग रहता ना, स्पिनिंग, हाँ। उसकी मेंबरशिप जो है उन्होंने मुझे गिफ्ट की एक वैलेंटाइंस डे पे। तो ऐसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ जिम के साथ जी। एक आउटडोर एक्सीडेंट में मेरा एल्बो डिसलोकेट हुआ था, उसके रिहैब के लिए वो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज रहते हैं ना, डंबल लेके खड़ा रहना है ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना वो सीधा नहीं हो पा रहा था वो एक्सीडेंट के बाद जी। तो उसके लिए मैं जिम फ्लोर पे गई। वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लड़के जो हैं वो पुशअप्स पुलअप्स वगैरह कर रहे हैं। सो वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा और मैंने उनको पूछा, मेरे हस्बैंड को, डॉक्टर वैभव को, कि मैं ये सब कर सकती हूँ क्या? तो वो हंसने लगे। पहले डबल बार पे खड़े तो रह के दिखाओ आप, फिर देखेंगे। सो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। पता तो कुछ नहीं था, लेकिन आई वॉज सपोज टू नो इट ऑल, क्योंकि मेरा MD स्वस्थवृत्त हुआ है आयुर्वेद से। सो 12वीं कक्षा के बाद 12 साल मैंने पढ़ाई की है, हाउ टू बी स्ट्रांग एंड हेल्दी। तो वो किताबों में होने वाली जो पढ़ाई है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे उतरती है, ये देखने की मेरी जो क्यूरियोसिटी है, उसके साथ ये पावर लिफ्टिंग की जर्नी है वो शुरू हुई, ऐसे मुझे लगता है जी। लेकिन आपने ये जो बताया कि आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके बाद आपने ये सब सोचा कि इस तरह से जाना चाहिए, करना चाहिए। तो जैसे कि हम समझ पा रहे हैं कि पावर लिफ्टिंग का जो आपने शुरुआत की वो उसके बाद शुरू की। आमतौर पर महिलाएं सोचती हैं कि शादी के बाद तो जीवन ज़्यादा है नहीं, फिर बच्चे हो गए, उसके बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो उसके साथ कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? ये क्वेश्चन सुनने के बाद मेरी जो माँ है डॉक्टर पूर्णा, वो कह रही थी कि आप आपकी पढ़ाई पहले पूरी कर लो और फिर शादी करो। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो मुझसे 10 साल बड़े हैं। सो वो जो टाइम फ्रेम है ना, उसके हिसाब से वो शादी जब करना तय हो गया तो मैंने हाँ बोल दिया था। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि सब लोगों ने मेरे जैसे जल्दी शादी करनी चाहिए। ऑब्वियसली पहले आपका एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए, आप इकोनॉमिकली इमोशनली इंडिपेंडेंट जो है वो बनना चाहिए, और फिर शादी बच्चे ये जो सब है वो करना चाहिए। लेकिन आपका जो ये प्रश्न है कि शादी के बाद शुरू किया, कैसे किया, तो ऑब्वियसली जब आप शादी करके दूसरे घर जाते हो तो वो जो रिलेशनशिप है, आपकी जो फैमिली है, वो आपका प्रायोरिटी बन जाता है। और आई कमिंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन शुरू के ईयर्स में आई वॉज टू यंग, आई वॉज 20 years old व्हेन आई गॉट माई फर्स्ट किड। सीख रही थी मैं, मेरा एजुकेशन में भी गैप नहीं है। कुछ पीरियड ऐसा था कि मेरे 2 बच्चे अपना बैग और टिफिन लेके नर्सरी प्री नर्सरी में जा रहे थे, मैं अपना UG 3rd year को जा रही थी बैग लेके, और मेरे हस्बैंड जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो हम सब लोग
लोग पढ़ाई कर रहे थे घर में, सबकी अपनी क्लासेस चल रही थी, और उन सबका होमवर्क करवा के लेना, खुद का थीसिस कंप्लीट करना, ये सब के साथ घर संभालना जो है वो भी मैं कर रही थी। सो वो तो अलग ही चैप्टर है, पर हेल्थ के बारे में, फिटनेस के बारे में कॉन्शियस जो होना है वो मेरे फैमिली में पहले से था, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है देवदत्त, वो योगासन का कॉम्पिटिटिव खेल जो है खेलता था, वो उसमें वर्ल्ड चैंपियन है। तो ऐसे बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं कुछ कॉम्पिटिटिव खेल सकती हूँ। तो शादी के बाद सब खत्म हो जाता है ना, ये बहुत गलत है समझना, लेकिन सर्कमस्टांसेस हमारे यहाँ पे ऐसे हो जाते हैं कि आपका नाम चेंज होता जाता है, घर चेंज हो जाता है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। तो व्हाट वी टेंड टू डू इज वी टेंड टू प्रायोरिटाइज ऑल अदर थिंग्स, खुद को नहीं कर पाते, क्योंकि खुद को करते तो वो सेल्फिश लगता है, ऐसे लगता है कि हम न्याय नहीं दे पा रहे, खुद की तरफ ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। अभी मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो मैं उनको वही बताती हूँ कि अगर आप हेल्दी हो, आप फिट हो, तो आप जिस फैमिली के लिए सब कर रहे हो उसमें उनका फायदा ही है, क्योंकि महिलाएं वो धागा होती है फैमिली का जिसकी वजह से वो जो मोतियों की माला है ना, दैट स्टेज इन प्लेस। तो अगर वो धागा निकल जाए ना तो सब जो उसके मोती है वो बिखर जाएंगे, वैसे अवस्था हो जाती है। एंड यू हैव टू रिमेम्बर दैट, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि आप है तो आपकी फैमिली है, तो फैमिली का स्वास्थ्य है, और आप खुद अगर खड़े रह सकते हो खुद के लिए, तो आप बाकी लोगों के लिए भी और ज्यादा अच्छी तरीके से खड़े रह सकते हो। तो वो जानती थी मैं, लेकिन वो जो फैमिली होती है ना, उसका भी सपोर्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और वो हमारे जगह से ही शुरू होता है कि देखो, अगर हम परफेक्शन की अपेक्षा करेंगे हर किसी एक से कि ठीक है तू अच्छे से नहीं करेगा, रहने दे मैं ही कर लेती हूँ, या फिर आपको छौका लगाना है सब्जी को तो आप आपके लड़की को ही बुलाते हो, लड़के को नहीं बुलाते हो। तो कुछ काम जो होते हैं ना, वो जेंडर बायस उसमें नहीं होना चाहिए। फैमिली का हर एक इंसान फैमिली का यूनिट होता है, और वो यूनिट है इसलिए हर एक का हेल्थ, हर एक का फिटनेस, शारीरिक मानसिक जो उन्नति है वो एक दूसरे के साथ बंधी हुई होती है। अगर फैमिली मिलके ये ध्यान में रखे तो इट इज अ न्यू बिगिनिंग ऑफ हैप्पीली एवर आफ्टर, इट इज नॉट द एंड ऑफ इट। दैट इज व्हाट आई थिंक। बहुत अच्छे आपके विचार हैं, और एक बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि जो महिलाएं वो धागा होती हैं परिवार को बांधने की, परिवार एक मोती के समान है और धागे का मजबूत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो माला किस तरह से टिकेगी। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात जो बताई, लेकिन साथ में ये आपने कहा कि खुद को प्रायोरिटी देनी चाहिए, पर फिर भी कई बार महिलाओं को ये लगता है कि अगर थोड़ा भी अपने विषय में अगर सोच रहे हैं तो स्वार्थी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए किसी महिला को? मेरे दादाजी जो है ना वो कहते थे कि स्वार्थ जो है वो समेटते समेटते अगर आप दूसरों के काम आ सको तो उसे परमार्थ कहते हैं जी। तो वो जो विरक्ततावादी तत्वज्ञान है ना कि ऐसे सैड रह के जीना और जिंदगी बलिदान कुर्बान कर देना, वो नहीं है फुलफिलमेंट का मीनिंग जो है वो। तो आप खुद की तरफ ध्यान देते हो तो अल्टीमेटली आप एक खुद इंसान हो, और उसकी वजह से आप अगर हेल्दी फिट बन पाते हो तो परमार्थ करना मतलब दरिद्री रह के दान धर्म नहीं किया जा सकता, खुद बीमार रह के दूसरों का ख्याल नहीं किया जा सकता। वैसे ही आप खुद की तरफ अगर ध्यान देके खुद को मजबूत बना रहे हो तो वो आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो ना जी। तो कुर्बानी देना हमारे पूर्वजों ने, हमारे सैनिक अभी भी कर रहे हैं, हमारे लिए किया है, तभी तो हम स्वतंत्र हैं आज। तो स्वार्थ जो है अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला है तो वो अच्छी बात नहीं है, शारीरिक मानसिक दृष्टि से, समाज के लिए भी नहीं, कुटुंब के लिए भी नहीं। पर महिलाएं ये समझ ही नहीं पाती कि वो खुद का ध्यान रखती है तो वो किसी और का नुकसान चाहती है, उसमें ऐसी बात नहीं है। तो स्वार्थी बनो, ऐसे स्वार्थी बनो कि परमार्थ करना आसान हो जाए। बहुत अच्छी बात आपने भी बताई, क्योंकि अगर हम अपने बारे में ही नहीं सोचेंगे तो हम दूसरे का क्या ख्याल रख पाएंगे। और जिस तरह से आप बता रही हैं सारी चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं एक उम्र को भी बहुत मायने रखा जाता है, उम्र के बारे में सोचते हैं कि इस उम्र तक अगर हम पहुंच गए तो अब ठीक है, अब थोड़ी सी लाइफ बाकी, अब क्या नया सीखना है, क्या नया करना है। एक एक उम्र का पैटर्न सबका होता है, कोई 30 को मानता है, कोई 40 को मानता है। तो वो कहता है कि इस उम्र के बाद कुछ अब सीखने के लिए नहीं रहा, या अब क्या करना है।
तो ऐसा उम्र को किस तरह से आप देखती हैं? वो कहावत है, घिसी पिटी है, एज इज जस्ट नंबर। लेकिन वो ना महिलाओं के लिए क्यों ज्यादा उन्होंने वो एकदम सामने रखनी है, वो मैं बताना चाहूंगी। क्योंकि महिलाओं को ना वो जो हार्मोनल वैरायटी है ना, वो हर एक उम्र में बहुत अच्छे तरीके से उनका जीवन जो है वो समृद्ध बनाने के लिए काम आते हैं, अगर वो खुद की तरफ ध्यान देते हैं तो। जैसे कि वो उम्र में आते हैं, टीनेज चला जाता है, उसके बाद यौवन आता है, उसके बाद पेरीमेनोपॉजल एज आता है। इन सब पड़ावों पे उसका जो भावनिक विश्व होता है, उसकी जो शारीरिक मानसिक स्थिति होती है, वो अलग अलग तरीके से खुलती है जी। तो शुरू में जब वो यौवन में होती है, तब विश्व जो है वो पूरा वो क्यूरियोसिटी से भरा हुआ होता है, खुद के शरीर के बारे में भी क्यूरियोसिटी होती है। उसके बाद महिलाएं तय करती है कि उनको जीवन साथी चुनना है, बच्चों को जन्म देना है नहीं देना है, फैमिली किस तरीके से आगे लेके जानी है, करियर करना है या सिर्फ होम मेकिंग करना है, कोई पैशन फॉलो करनी है नहीं करनी है। लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज, अगर आप क्यूरियोसिटी अपने अंदर की, वो जो चाइल्ड है ना, इनर चाइल्ड, वो अगर जागरूक रखते हो ना, तो वो आपको जीने की नई उम्मीद देते रहता है। तो कोई छोटी से छोटी चीज हो, कि जैसे आप एंड्रॉयड से आईफोन जा रहे हो और वो यूज कैसे करना है आपको पता नहीं है, या फिर आपने बहुत टेक्निकल चीजों में एजुकेशन लिया है और आपको रोटी कैसे बनानी है नहीं आती, तो सुबह शाम आप रोटी बनाओ ऐसे नहीं है, लेकिन नहीं आ रही है और आप सीख रहे हो। तो कोई भी नई चीज जब आप सीखते हो तो आपको पता चलता है कि क्या सीखना आपको अच्छा लग रहा है, और जो सीखना अच्छा लगता है वो इंसान बनने के लिए आपको आगे ले जाता है। तो कुछ चीजें होती है वो जेंडर स्पेसिफिक होती है, लेकिन कुछ चीजें जो होती है ना वो आपको इंसान की तौर पर आगे लेके जाती है। तो महिलाएं बहुत बार भूल जाती हैं कि वो महिलाएं हैं, लेकिन वो इंसान भी है, और एक मनुष्य को लगने वाली जो चीजें होती है वो अगर परस्यू करते जाएं तो उनको जीने का जो मजा है ना वो अलग तरीके से आते जाता है। तो इसलिए उम्र जो होती है ना, उसका पॉजिटिव वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत सारे सुनने वाले महिलाओं ने देखा होगा कि एक समय पे एजुकेशन लेना, इंडिपेंडेंट होना, ये प्रायोरिटी हो जाती है, थोड़ा सेटल हो जाती है, तब पैशन जो होती है उसके लिए थोड़ा टाइम निकल आता है। उन्होंने फैमिली को बहुत सारा समय दिया होता है, वे खुद पे कंसंट्रेट कर सकती है। उसके बाद उनकी अलग ही जर्नी शुरू हो जाती है, और ये जर्नी जो है ना इनवर्ड, मतलब बहुत अंदर जाके झांक के खुद को एक्सप्लोर करना, और उस एक्सप्लोरेशन से आए हुए नजरिए से जो आजू बाजू की परिस्थिति है, विश्व है, उसको विटनेस करना। तो ये जर्नी जो होती है ना, ये अलग तरीके से देखने का नजरिया, स्त्रियों के जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं ना, उसकी वजह से उन्हें बहुत आसान जाता है। क्योंकि वो जो इमोशनल डेप्थ है ना, वो एक ब्लिस है महिलाओं के लिए। तो वो शराब कब बन जाता है? जब ओवर थिंकिंग होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, डिप्रेशन आ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी रुक जाती है, वो खुद की तरफ ध्यान नहीं दे पाती। तो ये आशीर्वाद में कन्वर्ट करना महिलाओं के खुद के हाथ में है। इसलिए वो जो डोपामिन का हिट होता है, सेरोटोनिन का रश होता है, मतलब जो बॉन्डिंग होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, वो महिलाओं को ज्यादा अच्छी तरीके से महसूस होता है। तो ये सारे पड़ाव जो होते हैं ना, महिला होने की वजह से वो अच्छी तरीके से समझ पा रही है, तो वो तो एसेट हो गई ना। इसलिए तो कलर्स भी ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं महिलाओं को, सारी टोन समझ में आते हैं। हाँ, इसके लिए जो भावनाएं होती है, जीने की रंगत जो होती है, वो मुझे ऐसे लगता है कि महिलाओं को अलग तरीके से भाती है। इसलिए महिलाओं ने ये समझना बहुत जरूरी है कि एज ये जो है ना, वो समाज ने लगाया हुआ शायद टैबू होगा, लेकिन ग्रेसिंग एज पुली जो होता है ना, वो महिलाओं को बहुत सूट करता है, वो उन्होंने करना चाहिए हक से। बिल्कुल। शर्वरी जी, ये बताइए कि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है और बहुत से इनाम आपने जीते हैं, बहुत से ऐसे खिताब अपने नाम पर किए जो आसान नहीं है, तो उनके बारे में बताइए कि किस तरह से आपने तैयारी की या किस तरह से आपने जीता। मैं जो खेल खेलती हूँ ना, वो शक्ति का प्रदर्शन होता है, जो स्क्वाट, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट होते हैं, उनकी टोटल जो होती है वो विनिंग पोजीशन के लिए काउंट की जाती है जी। तो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, ये जो पड़ाव होते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव खेल के, वैसे जो
जर्नी है मेरी, उसमें बहुत सारे ये कॉम्पिटिशन्स है वो खेले हैं, जीते हैं। शुरू में बहुत सारे हारे भी हैं, लेकिन हार कर जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं, ऐसे बहुत बार हम लोगों ने सुना है। हारने के बाद जीतने का जो मजा आता है वो मैंने अनुभव किया है। और आई एम हैप्पी कि 20 टाइम्स स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ महाराष्ट्र से लेके एशियन चैंपियनशिप, नाउ 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो है वो मैं जीत पाई। भारत का रिप्रेजेंटेशन जो है वो वर्ल्ड स्टेज पे मैं कर पाई हूँ। तो उसके लिए कुछ भी, मतलब राष्ट्रगीत जो है वो सुनने को मिलता है, जो जीतता है उसके लिए बजता है। तो मैं वो कर पाई, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम हैप्पी दैट आई कैन डू समथिंग, माय पार्ट इन माय फेवरेट लाइक गेम। जी, आपने तो बड़ी विनम्रता से इतनी आसानी से कह दिया है, लेकिन हम सुनने वालों को ये बता दें कि स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ महाराष्ट्र का खिताब 20 बार आपने जीता है। और ये आसान नहीं है, क्योंकि ये सारी जो कैटेगरीज होती है उसमें एक तरह से कह सकते हैं जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उन सभी में, हर एज में और हर वेट जितना उठाते हैं उन सभी में मिला करके एक ही को मिलता है, जो इतने सारे लोग आते हैं वहाँ। तो 20 बार आपने जीता है, तो इतनी आसानी से आप तो कह रही हैं। ये 20 बार से लेके ये शुरुआत जो है ना आगे तक ले जाने की मैंने गोल रखा है। तो आई हैव बीन स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ इंडिया फॉर 8 टाइम्स नाउ, और स्ट्रॉन्ग वुमन एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, कॉमनवेल्थ इसमें भी मिला है मुझे। और 2023 के वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्ट्रॉन्ग वुमन रनर अप भी रह चुकी हूँ मैं। सो आई एम हैप्पी दैट आई कुड लाइक डू समथिंग, डू माई पार्ट। बिल्कुल, ये गर्व की बात है। और हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि कितना वजन आप उठाती हैं? जो अभी फिलहाल साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें मैंने क्लासिक कैटेगरी में 372.5 किलो जो है वो वजन उठाया था, और इक्विप्ड कैटेगरी में 407.5 किलो वजन उठाया था। तो जितनी आसानी से आप इन वजन के बारे में बता रही हैं उतना तो हम सोच भी नहीं सकते। और आपको देख के जिस तरह से आप दिखती हैं तो ऐसा लगता नहीं कि इतना वजन आप उठा सकती हैं। क्योंकि रेडियो है तो हमारी सखियों को बताना चाहिए कि एक मॉडल की तरह इनका शरीर है, एकदम दुबला पतला और एकदम अच्छी तरह से वो तैयार होकर आई हैं। और ऐसा लगता ही नहीं कि अभी ये इतना वजन उठाती होंगी। मेरा कहना वही है कि आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। तो आप अच्छी तरीके से खाना खाते हो और वजन उठाने का व्यायाम करते हो तो आपकी बॉडी टोन्ड दिखती है, यू लुक यंगर। तो बहुत बार ऐसा होता है, मेरा बड़ा बेटा जो है 23 साल का, छोटा 20 साल का है, तो बहन समझते हैं मुझे लोग उनकी। तो अच्छा लगता है फ्लॉन्ट करने को कि आप जो करते हो वो हक से, आप अगर कोई सीखना चाहता है तो उनको सिखाने के लिए भी वो आप मतलब क्षमता रखते हो। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ बोल रहे हो, आप वो करके भी दिखा रहे हो। एक उदाहरण है उनके सामने कि आपने वो सारी चीजें अचीव की हैं, तो इसलिए उन्हें पता है कि आपके पास अगर वो आएंगे तो वो जरूर सीख जाएंगे। शर्वरी जी, अंत में आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? क्या उन्हें करना चाहिए अपनी जिंदगी में? किस तरह से देखें वो अपने आप को? एक्चुअली महिलाओं ने खुद की तरफ ध्यान देना, ये जो चीज़ है वो हक से करनी चाहिए। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और वो हो जाने के बाद वो अपना और अपने फैमिली का जो है ना वो अच्छी तरीके से ध्यान रख सकती है, ये उनको समझना बहुत ज़रूरी है। बाद में कुछ हो जाने के बाद जब हाथ में कुछ नहीं रहता तब वो जग जाती है, जब तो मुश्किल हो जाती है। तो क्यों ना आज से ही छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान दे, एक्सरसाइज करे, टाइम पे सोए, खुद के खाने का भी ख्याल रखे। उन्होंने ये किया तो वो खुद खुश रहेंगी और वो खुशी बांट भी सकेंगी। बिल्कुल, तो ये सब जीवन मंत्र आपने दिया हमारी सखियों के, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी आप सुन रहे थे पावर लिफ्टर डॉक्टर शर्वरी इनामदार की नेहा शर्मा से बातचीत। और जब भी कोई पावर की बात करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं तो पानी जरूर पीते रहना चाहिए। और पानी की बचत की बातें आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल की है। हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां हैं। एक हमारी सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा और आम समस्या है पानी की कमी। तो कुछ ऐसा करें कि सारे साल हम पानी को अमृत की बूंद के समान समझें। अपनी कार को सीधे नल में पाइप लगाकर धोने की बजाय बाल्टी
बाल्टी से धोएं, पानी कम खर्च होगा। आजकल सभी घरों में आरओ लगा रहता है, काफी मात्रा में जो पानी बह जाता है उसकी नली को एक बड़ी बाल्टी लगा दें और पौधों में या पोछा लगाने में काम ले लें। और आगे भी इन्होंने लिखा है, 2 टिप्पणी है इनकी, लिखा है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है और 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब। नए लोग जैसे तालाब को भूलते गए। महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र में कोहलियों के हाथों इतने तालाब बने कि इस हिस्से पर कभी पानी की कमी नहीं हुई। समुद्र तटवर्ती गोवा और कोंकण प्रदेश घनघोर वर्षा के क्षेत्र हैं, पर वर्षा का मीठा जल खारे पानी के समुद्र में मिल जाता था। ये गावड़ी जाति की कुशलता थी कि पश्चिमी घाटी की पहाड़ियों को काटकर एक घेरा बनाकर इन लोगों ने वर्षा का जल इकट्ठा कर तालाब में साल भर वर्षा का जल इकट्ठा करके रखा। बहुत सुंदर, बहुत उपयुक्त टिप्स आपने लिखकर भेजे हैं, धन्यवाद। और एक हमारी सखी ने लिखा है, ममता जी, पानी और बिजली दोनों की बर्बादी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ। मैं घर के सारे नलों से पानी की निकासी धीमी कर रखी है ताकि कोई फुल पर भी अगर नल खोले तो पानी ज्यादा नहीं निकले। हम तो बचपन से पानी, बिजली की बर्बादी और सार्वजनिक जगहों पर गंदगी ना करे इस बात का ख्याल रखते हैं। मेरी नींद अलार्म से खुले ना खुले, लेकिन अगर किसी नल से पानी टपक रहा है तो नींद खुल जाती है। तुरंत नल बंद करने के लिए मैं उठ जाती हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और भी श्रोताओं की टिप्पणियां हैं। जी, हमारे एक साथी लिखते हैं कि पृथ्वी पर पानी बहुत ज्यादा है लेकिन पीने लायक पानी बहुत कम है। धरती के कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा समुद्रों का खारा पानी है जिसे हम पी नहीं सकते। सिर्फ करीब 3% पानी ही मीठा पानी है। इस मीठे पानी का भी ज्यादातर हिस्सा बर्फ और हिमनदों और जमीन के नीचे जमा है। जो पानी हमें रोजमर्रा से आसानी से मिलता है वो पानी कम है, इसलिए हमें पानी की कद्र करना चाहिए, उसे बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शहरों में बारिश के दिनों में छत पर जो पानी गिरता है वो ज्यादातर ड्रेनेज में चला जाता है और वेस्ट होता है। अगर यही पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सहायता से इमारत के बोरवेल में जमा कर दिया जाए तो बचत किया जाए तो शहरों में होने वाली पानी की समस्या दूर हो जाएगी। और एक कमेंट्स पढ़ती हूँ। एक हमारे सखी ने लिखा है कि पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है और जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज हम पानी का सही उपयोग नहीं करेंगे, इसे व्यर्थ बहा देंगे तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि पानी की हर बूंद की कीमत समझे, उसे बचाने का प्रयास करें। घर, स्कूल और समाज में छोटी छोटी आदतें अपनाकर हम पानी की बड़ी मात्रा बचा सकते हैं। हर व्यक्ति पानी बचाने की जिम्मेदारी समझेगा तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ और पर्याप्त पानी मिल सकेगा। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जल ही जीवन है और इसकी रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात है और ये जिम्मेदारी महसूस करना चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं है। जैसे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात लिखी, एक छतों पर बाल्टी रख दें, अगर तेज मूसलाधार बारिश होती है या जो कोने होते हैं छतों के, और जैसे बहुत सारी जगहों पे हमने पहाड़ी इलाकों में देखा है कि टीन के छत होते हैं और जो ढालू छत होते हैं वहां पर नीचे बड़े बड़े बकेट्स रख दिए जाते हैं और जो पानी आता है वो इकट्ठा कर लेते हैं। उस पानी से बहुत सारे काम करते हैं। तो ये बातें हम सबको भी सीखनी चाहिए और पानी की बचत का मुद्दा बहुत बड़ा है। इस विषय में बहुत सारे अभियान भी चलाए जाते हैं शहरों में, गाँव में। लोग अभी जो नहीं कर रहे हैं उन्हें भी इस ओर आगे बढ़ना चाहिए, आगे कदम बढ़ाना चाहिए। गांव में तो अच्छे तरीके से वो पानी की बचत कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, वो खेतों में डाल सकते हैं। हम भी जो अब जैसे दाल चावल हम जो धोते हैं खाना बनाने से पहले, तो उस पानी को हम बगिया में डाल सकते हैं, बाग में डाल सकते हैं। ऐसे बहुत छोटे छोटे कामों के लिए जो पानी है कि अरे हमने अभी बर्तन धोना है, पानी का बर्तन धोना, उसमें थोड़ा सा पानी है तो सीधे हम फेंक देते हैं। तो फेंके ना, वो पानी कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरुआत हमें घर से करना चाहिए। हम बस बड़ी बड़ी बातें सामने से करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, पर शुरुआत अगर हर घर से हो तो बहुत सारा पानी हम बचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत हम सब खुद से करेंगे। हम तो करते ही हैं, आप भी करती हैं, तो हमारी जो भी श्रोता सुन रहे हैं आज से करेंगे। फिलहाल एक गाना सुनते हैं और ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।
ममता जी, हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरा छोटा बेटा स्कूल में था, उस समय लोकल रेडियो की तरफ से ड्राइंग कंपटीशन हुआ था, जिसमें मेरे बेटे को सलाह दी थी कि पानी की बचत पर ड्राइंग बनाए, और ड्राइंग में कार को बाल्टी में पानी से लेकर धोने की टिप्स दिखाई दी, पाइप से नहीं, और शेविंग और ब्रश करते हुए वॉश बेसिन का नल बंद रखना दिखाया, बर्तन धोते हुए नल कंटिन्यूअसली चालू ना रखना, पाइपलाइन लीक हो तो रिपेयर करना, टिप्स ड्राइंग में बनाए। और कई बच्चों ने बहुत आकर्षक ड्राइंग बनाई थी, परंतु पानी के बचत के टॉपिक के कारण जज ने बेटे को फर्स्ट प्राइज और ट्रॉफी दी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और लेकिन अब घड़ी की ओर देखिए सोनाली जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोले बताएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली। सखी सहेली।